नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर जबरीमल पारख साहब। सर नमस्कार आपको। पारख साहब के बारे में पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि पारख साहब जो है प्रोफेसर रहे, लंबे समय तक अध्यापन का काम किया, इग्नू में 30 साल पढ़ाया, कई सारी किताबें लिखी है और साहित्य के अलावा सिनेमा पर उनका जबरदस्त दखल है। कई किताबें लिखी हैं सिनेमा पर भी, मीडिया पर भी लिखी हैं और साहित्य के सृजक हैं और जनवादी लेखक संघ के वो जो है के ऊपर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि पॉपुलर सिनेमा जो है, लोकप्रिय सिनेमा जो है, हिट तो वही होती है, आम आदमी उसे ही पसंद करता है। लेकिन गंभीर समीक्षकों की निगाह में वो फिल्में कमतर आती हैं, कमजोर दिखाई पड़ती हैं, उस पर कम लिखते हैं। और जो आर्ट सिनेमा कहलाता है, जो गंभीर सिनेमा कहलाता है, उस पर ज्यादातर वो लिखा जाता है। लेकिन पारख साहब ने गंभीर सिनेमा के अलावा पॉपुलर सिनेमा पे भी खूब बढ़िया लिखा, खूब मजबूती से लिखा और एक तरह से स्थापित किया कि जो पॉपुलर सिनेमा है केवल हवा हवाई नहीं है, बल्कि पॉपुलर सिनेमा जो है वो आम आदमी से उसका कनेक्ट है, तभी तो वो हिट होती है। और वो भी आम आदमी का जो जीवन का यथार्थ है उसको कहीं ना कहीं टच करती है। अब उसका प्रेजेंटेशन कैसा है वो अलग सवाल है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे पारख साहब के साथ। पारख साहब बताएंगे कि जो प्रेजेंटेशन के स्तर पर वो आम आदमी के कितना दूर या कितनी फैंटेसी में चला जाता है, यथार्थ को किस तरह से छोड़ देता है या यथार्थ को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि वो मनोरंजन केवल बन के रह जाता है, उसके जीवन का हिस्सा। ऐसा लगता है कि उसका जीवन का हिस्सा तो है, लेकिन उसको एक पलायनवादी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आज उस पर बात करेंगे। सर आगे बात करें। हाँ, नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को। धनंजय जी आपको भी नमस्कार। हमने पिछली बार इस मुद्दे पर बात की थी कि जो पॉपुलर सिनेमा है, जो लोकप्रिय सिनेमा है, उसका क्या हमारी वास्तविकता से, हमारी जीवन की वास्तविकता से संबंध होता है, यथार्थ से संबंध होता है। और उसको हमने दो फिल्मों के उदाहरण से भी समझने की कोशिश की थी, मदर इंडिया और शोले के माध्यम से। आज भी जरूरत हुई तो हम कुछ फिल्मों का उदाहरण बीच बीच में देंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा आज का यह है कि यथार्थ से जो संबंध होता है वो किस तरह का होता है। क्या वो यथार्थ को यथावत, यानी जैसा यथार्थ है उसको ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करता है, या उसको बदले हुए रूप में प्रस्तुत करता है। और ये बदला हुआ रूप जो है इसके पीछे किस तरह की प्रेरणा काम करती है, किस तरह की परंपरा काम करती है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये सही है कि सिनेमा एक ऐसा तकनीकी माध्यम है जो हमें पश्चिम से प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं कि फिल्म की शुरुआत जो है वो फ्रांस से हुई थी, पेरिस से। पेरिस के दो भाई लूमियर ब्रदर्स जो हैं, उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की और उसके बाद में दूसरे लोग उसमें कुछ न कुछ जोड़ते चले गए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सिनेमा जो माध्यम है वो भारत में पश्चिम से आया है, न कि भारत की अपनी देन है। लेकिन इस बात को भी इस संदर्भ में ध्यान रखने की है कि भारत में सिनेमा भले ही पश्चिम से आया हो, लेकिन वो बहुत बाद में नहीं आया। 1995-96 में लूमियर ब्रदर्स ने पेरिस में फिल्मों का प्रदर्शन किया। उसके बाद में देश दुनिया के अलग जी अलग आप फ्लिप क्षेत्रों, कर गए। 1895, 1995 आपने बोल दिया। सॉरी, 1895-96 में उन्होंने, लूमियर ब्रदर्स ने अपनी छोटी छोटी फिल्में जो एक एक शॉट की होती थी उनको दिखाया था, और उसके बाद में वो जगह जगह उसके प्रदर्शन हुए। भारत में भी हुआ। भारत में भी जुलाई 1896 में बम्बई में वाटसन होटल में उस लूमियर ब्रदर्स की फिल्मों का प्रदर्शन हुआ था, और इस तरह से उसकी शुरुआत हुई। 1895-96 और 1896 से अगर हम देखें तो समय की दृष्टि से हम पीछे नहीं थे, हम लगभग उनके साथ चल रहे थे सिनेमा के माध्यम से। और हीरालाल सेन जो बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने 1898 में फिल्में बनानी शुरू कर दी। वो फीचर फिल्में नहीं थी, वो डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्में थी, लेकिन 1898 से बनानी शुरू कर दी। हमें इन सब पर अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन कथा फिल्मों की शुरुआत हुई, जिन फीचर फिल्मों की शुरुआत
1913 से हुई, राजा हरिश्चंद्र के नाम से, जिसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था। और उसके बाद में वो सिलसिला चलता रहा। शुरू में मूक फिल्में बनी, यानी कि साइलेंट फिल्में थी वो, जिसमें आवाज नहीं थी, क्योंकि सिनेमा की तकनीक में तब तक आवाज का आगमन नहीं हुआ था। आवाज का आगमन हुआ था 1928 में, और भारत में भी उसके 1-2 साल बाद ही आवाज वाली फिल्में, जिन्हें सवाक फिल्में कहते हैं वो, या टॉकी कहा जाता है जिन्हें, उसके बनने की शुरुआत हो गई थी। और भारत में पहली सवाक फिल्म जो है 1931 में आलम आरा के नाम से बनी थी। ये आप सब लोग जानते हैं। देखना यह है कि वास्तव में जब हम फिल्में बनाना हमने शुरू किया, तब क्या हम फिल्मों के कथानक उनका भी अनुकरण पश्चिम से कर रहे थे? नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहने जा रहा हूं, कि फिल्मों के कथानक का, फिल्मों की कहानियों के लिए हमने पश्चिम की तरफ नहीं देखा। हमने कुछ अप्रत्यक्ष प्रेरणाएं तो ली। जैसे जब राजा हरिश्चंद्र बनाई गई दादा साहब फाल्के के द्वारा, तब उन्होंने उससे पहले एक फिल्म देखी थी जो ईसा मसीह के जीवन पर थी, और उन्हें लगा कि अगर पश्चिम में ईसा मसीह पर फिल्म बन सकती है, तो हमारे यहाँ भी जो माइथोलॉजिकल कहानियां हैं उन पर फिल्म बनाई जा सकती है। और राजा हरिश्चंद्र उन्होंने बनाई, और न केवल राजा हरिश्चंद्र बनाई, बल्कि उस पूरे साइलेंट एरा में जो 1934 तक इस तरह की फिल्में बनती रही, उसमें ज्यादातर फिल्में जो है वो माइथोलॉजिकल कहानियों पर, पौराणिक कहानियों पर बनी। हम उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उसी समय जब साइलेंट एरा की फिल्में बन रही थी, ठीक उस समय भारत के दूसरे हिस्सों में भी फिल्में बननी शुरू हुई। वो मूक फिल्में थी, साइलेंट फिल्में थी, लेकिन उसमें कुछ फिल्में ऐसी भी थी जो सामाजिक सवालों पर थी। जैसे बिलेत फरात करके एक फिल्म बनी, यानी फॉरेन रिटर्न, जिसे हम कहते हैं फॉरेन रिटर्न, विदेश आया हुआ। या इसी तरह से कुछ फिल्में ऐसी भी बनी जो बिल्कुल सामाजिक समस्याओं पर थी। एक अछूत समस्या पर थी, जिसमें एक ब्राह्मण लड़के की दलित लड़की से प्रेम होता है और उसके विवाह को लेकर समस्या आती है। बाद में सवाक दौर में बॉम्बे टॉकीज ने, आप जानते हैं कि अछूत कन्या नाम की फिल्म बनाई थी, जिसमें अशोक कुमार और देविका रानी थी। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौराणिक कथाओं पर फिल्में बनी, पौराणिक कथाओं से अलग भी फिल्में बनी। और वो पौराणिक कथाओं से अलग जो फिल्में बनी, उसमें कई तरह के परिवर्तन हुए। उसमें एक तो यह है कि सामाजिक सवाल जो उस समय के थे, अब आप ये देखिए 1936 में अगर अछूत कन्या बनती है, तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण यह है कि उस समय भारत के आजादी के आंदोलन के साथ साथ कुछ सामाजिक आंदोलन भी चल रहे थे, और उस सामाजिक आंदोलन के अंदर यह सवाल भी पैदा हुआ था कि क्या आजाद भारत जब भी आजाद होगा, तब जिन्हें पिछड़े हुए कहा जाता है, जिन्हें दलित कहा जाता है, जिन्हें अछूत कहा जाता है, उन्हें भी वे नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त होंगे जो उच्च जातियों को प्राप्त होंगे। तो यह एक बड़ा सवाल था, और इसी कारण से आपको ध्यान है कि जो आंदोलन हुआ और जो सवाल उठे, उसके कारण गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पुनः पैक्ट करके एक समझौता हुआ था कि जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में दलितों को किस तरह के अधिकार मिलेंगे और क्या होगा। तो मैं सिर्फ ये इसलिए पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमेशा यह ध्यान रखें कि सिनेमा का अपने सामाजिक यथार्थ से संबंध जरूर होता है, लेकिन वो संबंध के लिए जो कहानियां बनाई जाती है, उसकी भी एक परंपरा थी। वो दो तरह की परंपराओं से सिनेमा ने अपनी कहानियां ली। एक तो यह है कि जो नाटक खेलने की परंपरा थी भारत में, आप ये ध्यान रखें कि यूरोप में जैसे ग्रीक परंपरा थी नाटकों की, जिसमें हम प्लेटो, अरस्तु वगैरह का नाम जानते हैं।
उनके प्रभाव उन्होंने नाटकों पर लिखा भी और उसके बाद में बड़े बड़े नाटककार वहाँ हुए। उसी तरह से भारत में भी बहुत बड़े बड़े नाटककार हुए, जैसे कालिदास है, भवभूति है, भास है, कई नाम लिए जा सकते हैं। और भरत जैसे नाट्य शास्त्र का ग्रंथ लिखने वाले लोग भी हुए और ये परंपरा बराबर चलती रही। संस्कृत में बहुत नाटक लिखे गए। दूसरा क्या हुआ कि मध्य युग में थोड़े से नाटक खेले जाने कम हो गए, हालांकि उस समय भी लोक नाट्य खेले जा रहे थे गांवों में और 26 तरह के लोक नाट्य हमारे यहाँ पर खेले जा रहे थे पूरे मध्य युग में, अलग अलग भाषाओं में, बंगला में, भोजपुरी में, कन्नड़ में, मतलब जितनी भी भाषाएं हैं, राजस्थानी में, गुजराती में, कई नाट्य रूप थे। इन सब नाटकों की जो विशेषताएं थी वो कुछ विशेषताएं ऐसी थी जो पश्चिम के नाटकों में नहीं दिखाई देती, वो संस्कृत के नाटकों में भी थी और लोक नाटकों में भी थी। वो क्या है कि हमारे यहाँ कोई भी नाटक 3 तत्वों के बिना पूरा नहीं होता था। उसमें गीत होते थे, उसमें संगीत होता था और उसमें नृत्य होता था। ये तीनों तत्व जरूरी थे, लोक नाटकों में भी थे। आप देखेंगे कि सब तरह के रासलीला जो नाट्य का एक रूप है, ठीक है, और इसी तरह से जो सारे नाटक देखें तो उसमें नृत्य की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये जो गीत, संगीत और नृत्य है, ये जो परंपरा है, ये परंपरा बाद में 19वीं शताब्दी में पारसी थिएटर के नाटकों में भी हमें दिखाई देती है। पारसी थिएटर का हिंदुस्तानी सिनेमा से बहुत गहरा संबंध है, वो मैं बताता हूँ कैसे। पारसी थिएटर जो है वो जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटकों की शुरुआत की, लेकिन वो नाटक वे अंग्रेजी में खेलते थे और उसमें लोगों की ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बहुत कामयाब नहीं होते थे, सिर्फ एलिट क्लास के लिए वो खेले जाते थे। लेकिन उस समय कुछ लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर हिंदुस्तानी में, गुजराती में और दूसरी भारतीय भाषाओं में नाटक खेलना शुरू किया। और वे नाटक कंपनियां जिन्होंने स्थापित की वे ज्यादातर पारसी थे, इसलिए वो पारसी थिएटर के नाम से उन्हें जाना गया और उसका मुख्य केंद्र जो था वो बंबई था। और वे जो नाटक खेले जाते थे जिसमें ज्यादातर उर्दू जानने वाले लेखक थे और जिसकी भाषा न उर्दू थी पूरी तरह से, न हिंदी थी, वो एक मिली जुली भाषा थी जिसे बाद में हिंदुस्तानी के नाम से हम जानते हैं। ये जो नाटक खेले गए या ये जो नाटक लिखे गए जिसमें आगा हसर कश्मीरी का नाम ले सकते हैं, एहसान लखनवी का नाम ले सकते हैं, बहुत सारे जो नाटक लिखने वाले थे, उन लोगों ने जो नाटक लिखे वो यथार्थ से तो प्रेरित थे, लेकिन उसमें कुछ मेलोड्रामा होता था। ये जो मेलोड्रामा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हिंदी फिल्मों के लिए आगे एक बहुत बड़ा रूप बनने वाला था। इस मेलोड्रामा में क्या है कि यथार्थ कहानी को या तो कुछ अतिरंजित रूप में या कुछ नाटकीय रूप में या उसके यथार्थ को थोड़ा डाइल्यूट करके, यानी कि कुछ न कुछ उसमें ऐसा बदलाव करना जिससे कि लोगों को उससे प्रेरणा मिले और वो जो है वो मतलब उनको कम्युनिकेट कर सके, उससे मनोरंजन हो सके। ये जो कहानियां थी, इन कहानियों के साथ उसमें न केवल नाटकीयता होती थी, उसमें नृत्य भी होता था, उसमें गीत होता था, उसमें चुटीले संवाद होते थे और ये सब चीजें देखने वालों को बहुत आकृष्ट करती थी। इसलिए पारसी थिएटर 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी की समाप्ति तक और उसके बाद तक काफी लोकप्रिय हुआ। ठीक उसी समय जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई और फिल्में बनने लगी, तब ये पारसी थिएटर के लिए जो कहना चाहिए कि थिएटर बने हुए थे,
उनकी लोकप्रियता कम होने लगी और फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब लोकप्रियता बढ़ने लगी तो शुरुआत में फिल्में जो है टेंट में, तंबुओं में दिखाई जाती थी, लेकिन जब पारसी थिएटर की लोकप्रियता कम हुई और उसकी जगह सिनेमा की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो दो काम हुए। एक तो यह कि पारसी थिएटर के जो लिखने वाले लेखक थे वो अब सिनेमा के लिए लिखने लगे। दूसरी चीज यह हुई कि जो पारसी थिएटर में अभिनेता काम करते थे वो अब फिल्मों में काम करने लगे। तो एक तरह से ये पारसी थिएटर से हिंदी सिनेमा का सीधा संबंध बना। आप देखेंगे कि जो फिल्मों की कहानियां थी शुरुआती, क्योंकि पारसी थिएटर में भी माइथोलॉजिकल कथाएं बहुत होती थी। आप देखेंगे कि शुरुआती जो मूक फिल्म है वो माइथोलॉजिकल कथाओं पर है, पौराणिक कथाओं पर है। दूसरी चीज ये है कि पारसी थिएटर ने ऐसी बहुत सारी लोकप्रिय कथाओं को लिया, जैसे लैला मजनू की कथा है, शीरी फरहाद की कथा है, या अरेबियन नाइट्स की कहानियां हैं। इन सब को नाटकों के अंदर प्रस्तुत किया था। उसको फिल्मकारों ने भी अपनाया और उसमें उस पर फिल्में बनाई। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे और भी परिवर्तन हुए, लेकिन पारसी थिएटर का जो ये स्ट्रक्चर था कहानी प्रस्तुत करने का, मेलोड्रामाई स्ट्रक्चर, मेलोड्रामाई मतलब यथार्थ को थोड़ा सा अतिरंजित रूप में प्रस्तुत करना, यथार्थ जैसा है वैसा नहीं। आपको मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। उस समय आजादी का आंदोलन चल रहा था और आजादी के आंदोलन के दौरान ही हिंदू मुस्लिम संबंधों को लेकर भी कई सवाल पैदा हो रहे थे। आगा हस्र कश्मीरी ने इससे प्रेरित होकर एक नाटक लिखा, यहूदी की लड़की। यहूदी की लड़की जो है उसमें हिंदू मुसलमान नहीं थे, यहूदी थे और गैर यहूदी थे और उनके बीच का झगड़ा था। लेकिन वास्तव में वो बनाई किस लिए गई थी, कहानी नाटक किस लिए लिखा गया था, ताकि हम उसके ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम संबंधों को समझ सकें। और इसलिए वो यहूदी की लड़की फिल्म जो है नाटक खेला गया और उसके बाद उस नाटक पर कई फिल्में बनी। यहां तक कि बिमल राय जैसे महान फिल्मकार ने भी यहूदी नाम से फिल्म बनाई, जिसमें मीना कुमारी और दिलीप कुमार थे। कहने का मेरा मतलब यह है कि उस जमाने में भी जब पारसी थिएटर के नाटक खेले जा रहे थे तब भी उनका संबंध यथार्थ से टूटा नहीं था। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मनोरंजन जो होता है वो किसी ऐसी चीज से हम मनोरंजन हासिल नहीं कर सकते जिसका यथार्थ से कोई संबंध न हो। हम कोई ऐसी चीज की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते जिसका यथार्थ से संबंध ना हो। हमेशा हम जो कल्पना करते हैं, जो इमेजिनेशन करते हैं, उसका कोई न कोई डोर, कोई न कोई धागा हमारी यथार्थ से जुड़ा होता है। क्या कारण है कि अकबर महान, जिनके दरबार में 9 रत्न थे, एक से एक विषय के महान विद्वान थे, वो सब मिलकर भी एक मामूली सी चीज साइकिल का आविष्कार नहीं कर सके, साइकिल के बारे में सोच भी नहीं सके। क्यों? क्योंकि यथार्थ और कल्पना का आपस में संबंध होता है। आप किसी ऐसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते जिसका यथार्थ से कोई संबंध ना हो। हम चिड़िया को उड़ते हुए देखकर हवाई जहाज की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अगर चिड़ियाएं ना हो तो हवाई जहाज की भी कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए यथार्थ से उसका संबंध होता है और मनोरंजन भी हम उसी से हासिल करते हैं जिसका कुछ न कुछ यथार्थ से संबंध होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम फिल्मों के बारे में बात करें तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका यथार्थ से किस तरह का संबंध है, और दूसरा वो यथार्थ से जो संबंध है उसमें उन्होंने क्यों बदलाव किया है। बदलाव जरूर होगा, यथावत कोई देखने नहीं जाएगा। जो हम अपने जीवन में भोग रहे हैं अगर वही देखना है तो फिर फिल्म देखने की जरूरत क्या है, साहित्य पढ़ने की जरूरत क्या है। उसमें कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमारे जीवन से अलग होता है, और वो जीवन से अलग हमारी
मनोगत इच्छाओं की अभिव्यक्ति होता है। जब हम अपने यथार्थ के किसी सवाल को, किसी समस्या को, किसी दुख दर्द को, किसी पीड़ा को, किसी संघर्ष को हम फिल्म में देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ये भी देखें कि उसमें से कैसे निकलें, किस तरह से निकलें। और ये निकलने की जो हमारी इच्छा है, मनोगत इच्छा है, उसी मनोगत इच्छा की अभिव्यक्ति फिल्म में जरूर होती है। वो मनोगत इच्छा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो मनोगत इच्छा दो तरह से अभिव्यक्त होती है। एक वर्गीय रूप में, यानी कि एक समूह के रूप में हम क्या सोचते हैं। अगर हमारा देश गुलाम है तो हमारी सबकी मनोगत इच्छा यह है कि हमारा देश आजाद हो। अगर एक स्त्री दुखी है, पीड़ित है, उसका पति उसे सताता है, तो उसकी इच्छा क्या होगी कि वो इस पीड़ा से मुक्ति पाए। ठीक है, लेकिन ये मुक्ति कैसे मिलेगी, आजादी कैसे हासिल होगी, ये किसी एक तरीके से नहीं हो सकती। उसके कई रूप हो सकते हैं, और वो कई रूप में, जैसे मैंने बताया कि मामला हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव का था, संघर्ष का था, लेकिन जब आगा हश्र कश्मीरी ने उसे लिखा तो वो यहूदियों के साथ उस कहानी को जोड़कर प्रस्तुत किया। दूसरी एक और चीज जो भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय परंपरा में आप देखेंगे कि वैसे तो हमारा समाज इस तरह का माना जाता है कि जहां शादियां अब भी अरेंज्ड मैरिज से होती हैं, यानी कि माँ बाप तय करते हैं कि शादियां कैसे हो। लेकिन अगर परंपरा में देखें तो हमारे यहाँ प्रेम कथाएं बहुत ही लोकप्रिय हैं। लैला मजनू और श्री फराहत की नहीं, राधा कृष्ण की भी, और इस तरह की बहुत सारी, नल दमयंती की भी, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिन्हें जिन्हें की भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में जो नाटक लिखे गए उसमें प्रेम कथा जरूर होती है। इसी तरह से पारसी थिएटर के जो नाटक खेले गए उसमें भी प्रेम कथा जरूर होती है। और जब फिल्में बननी शुरू हुई तो भारत अकेला ऐसा देश है फिल्म बनाने वाला जिसकी हर फिल्म में प्रेम कथा होती रही है। अब पिछले कुछ दशकों से थोड़ा सा कम हुआ है ये, और यथार्थ को बिल्कुल यथार्थ की तरह प्रस्तुत किया है, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा प्रेम कथा जरूर रखी जाती है। जिन दो फिल्मों की चर्चा हमने पिछली बार की थी, मदर इंडिया में भी देखेंगे कि मदर इंडिया की जो राधा है, जो उसकी नायिका है, उसका तो अरेंज्ड मैरिज होती है, उसकी शादी होती है, लेकिन उसके बेटे दोनों जो है वो प्रेम करते हैं, उनकी प्रेम कथाएं भी चलती है साथ साथ। इसी तरह से शोले फिल्म के अंदर जो ठाकुर साहब हैं उनकी कोई प्रेम कथा नहीं, उनका तो परिवार है और वो तो उम्र में बड़े हैं, लेकिन जिनों को जय और वीरू को वो हायर करते हैं उनकी एक प्रेम कथा चलती है। वो प्रेम कथा जो है, एक प्रेम कथा थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ चलती है, कॉमिक रूप में चलती है, एक बहुत ही पीड़ा के साथ चलती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि भारतीय जो स्ट्रक्चर है सिनेमा का, मनोरंजन का, उसका यथार्थ से भी संबंध है और उसका उस प्रस्तुति से भी संबंध है जिसका संबंध हमारी पूरी परंपरा से है। और वो परंपरा से होने के कारण ही लोग उसके साथ अपने को जोड़ पाते हैं। अगर कई लोग कहते हैं कि भाई भारतीय फिल्में क्या है, भारतीय फिल्मों में नाच गाने होते हैं, कोई जीवन में ऐसा होता है क्या? कभी जीवन में होता हो या ना होता हो, लेकिन भारतीय परंपरा में जरूर होता है। और नहीं, हमारे मन में तो होता ही है, और जीवन में हमारे हो मन कि में ना हो, होता है। हमारे मन में तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप फिल्म में जब किसी नायिका को पीड़ा से गाते हुए देखते हैं तो लगता है कि जैसे हमारे दिल की आवाज उसमें से निकल रही है, नायक हो या नायिका। जब वो उल्लास में डांस करते हैं मिलजुल के, होली के दिन, दिवाली के दिन और किसी त्योहार के दिन, तो लगता है कि हम भी उसमें शामिल हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान की सिनेमा ही एक ऐसा माध्यम है जहां पर फिल्मों में जो गाने शामिल किए जाते हैं बाद में
10 20 50 साल तक स्वतंत्र रूप से बजते रहते हैं और लोग स्वतंत्र रूप से सुनते रहते हैं। फिल्म से उनका संबंध भी रहता है और फिल्म से उसका अलग होकर भी उनकी स्वतंत्रता बन जाती है। तो फिल्मों के बारे में जब हम बात करें तो हमें अपनी परंपरा का भी, हमारे समय के यथार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। फिल्में यथार्थ से जितनी जुड़ी होती है वो एक फैंटेसी क्रिएट करती है, एक ऐसी फैंटेसी जो हमारी इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है और हमारी इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए हमें वो बहुत प्रिय है और इसलिए हम हिंदुस्तान की कल्पना हिंदुस्तानी सिनेमा के बिना नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने जितना डिटेल में और जितना बढ़िया बारीक तरीके से, आपने बारीकियों का भी बड़ा ध्यान रखा। और इससे ये पिछला एपिसोड भी और ये एपिसोड, मुझे लगता है सिनेमा को जो समझना चाहते हैं, जो सिनेमा के विद्यार्थी हैं, जो सिनेमा लिखना चाहते हैं या सिनेमा करना चाहते हैं या सिनेमा को देखते हैं, उनके लिए बड़ा आवश्यक है कि ये एपिसोड आपकी बातों को सुना जाए गंभीरता से और उस पर मनन किया जाए। मैं तो सिनेमा का पत्रकार रहा हूँ लंबे समय से, लेकिन आप बनाया अध्यापन भी में है जुड़े आपने, हुए। जी। फिल्म लेकिन जिस बनाया भी है, बारीकी, लिखा भी है। बनाया भी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मैंने फिल्में बनाई भी है, फिल्में लिखी भी है, सीरियल बनाया, सीरियल लिखा भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जितनी बारीकी से आपने तथ्यों को रखा और इतिहास के साथ, हमारी परंपराओं के साथ, हमारे भारतीय कैसे सिनेमा यहाँ आया और सिनेमा में किस तरीके से पारसी थिएटर हो, चाहे धार्मिक आख्यान हो, पौराणिक आख्यान हो, या समाज का यथार्थ हो, और समाज का यथार्थ किस तरह से प्रस्फुटित होता है पर्दे पर, किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, बहुत बारीक और बढ़िया तरीके से आपने रखा सर। मुझे लगता है कि जो सिनेमा को पढ़ना चाहते हैं, जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि आजकल तो सिनेमा विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं, जो जर्नलिज्म को पढ़ाई कर रहे हैं, जो पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, उन दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सर के साथ अगले विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका भी।